हेलो फ्रेंड्स। मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जावा स्क्रिप्ट के बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इंटरव्यू एज वेल एज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा स्क्रिप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट उठाती हूँ और उनका प्रैक्टिकल आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखो आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर ऑफ एंड फॉर इन। तो ये दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग के पर्पज़ से, क्योंकि हम फॉर से देख रहे हैं। तो अब इन दोनों का मैं एग्जांपल देखती हूँ। फॉर, पहले मैं लेती हूँ एक एरे। एरे लिया मैंने यहाँ पर, और इस एरे में मैं लेती हूँ 4 आइटम्स। ओके, 3 आइटम्स ले लिए मैंने इसमें। अब मैं यूज़ करती हूँ फॉर ऑफ लूप का। आइटम ऑफ, जो एरे हमने ली थी, अब हम यहाँ पर लॉक कराएंगे आइटम को। यहाँ पर मैं लॉक करा देती हूँ। फोर ऑफ लूप के अंदर क्या लॉक होगा अपना, आइटम लॉक कराती हूँ। तो फॉर ऑफ लूप के अंदर इसमें आइटम में क्या जा रही हैं, वैल्यूज जा रही हैं 3, 4, 51। अब मैं यूज़ करती हूँ फॉर इन लूप। ऑफ को मैं इनसे रिप्लेस कर दूँगी, और फिर मैं देखना चाहती हूँ कि इस एरे मैंने सेम यूज़ करी है जो ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दी थी। अब मैं देखती हूँ कि इस आइटम में फॉर इन लूप के अंदर क्या आता है। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैंने फॉर ऑफ लूप यूज़ किया था तो इसने वैल्यूज़ ली थी 3, 4, 51, और जब मैं फॉर इन लूप यूज़ कर रही हूँ तो ये की को रेफ़र कर रहा है, 0, 1, 2 इंडेक्स इसमें लॉक करा ली। तो यही डिफरेंस है। फॉर इन लूप जो हम यूज़ करते हैं उससे हम किसी भी एरे की इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं या हम उसकी की को एक्सेस कर सकते हैं, और यह फॉर ऑफ लूप यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस था हमारा फॉर ऑफ और फॉर इन लूप में। सेकेंड पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको चेंज कर देती हूँ कॉन्स्ट। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेती हूँ। कॉन्स्ट p इक्वल्स टू हेल्पिंग कोडर्स। अब ये p क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है। अब कांस्टेंट वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि आई एम नॉट एबल टू असाइन अनदर वैल्यू हेयर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन करूँगी तो ये मुझे यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैं असाइन कर रही हूँ एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो जो कि रीअसाइन की फैसिलिटी नहीं है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल होता है, ये वेर या लेट के साथ तो वर्क करेगा, मैं उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकती हूँ, बट इन केस ऑफ कॉन्स्ट हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इस p वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट था ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, तो मैं एक काम करती हूँ, एक दूसरा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ओबी से लिया मैंने। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, नेम इक्वल्स टू हेल्पिंग कोडर्स। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट हम और ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ही असाइन करूँगी। ऑब्जेक्ट 1 ले लिया और एक हमने ले लिया ऑब्जेक्ट 2। इसको तो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है, ये वेरिएबल नॉर्मल है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ऑब्जेक्ट 1 को 1 में असाइन करना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट था मेरा, इसके अंदर मैं वैल्यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकती थी। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के नेम को चेंज करना चाहूँ प्रियंका से, इसको कमेंट कर देती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट था, इसके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स थे वो कांस्टेंट नहीं थे। तो अब आप देखो, हम ऑब्जेक्ट 1 को लॉक कराते हैं। जबकि ये कांस्टेंट था ऑब्जेक्ट 1। अब देखिए आप, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसके अंदर नेम में प्रियंका आ गया, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो फ्रीज नहीं हुए। केवल एक ऑब्जेक्ट में आप दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर पाए अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया था, बट इसके अंदर के एट्रीब्यूट को मैंने अगर इस तरह से असाइन कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। वो आप देख ही रहे हो आउटपुट में, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नेम में प्रियंका असाइन हो चुका है। तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट
जो obj1 था वेरिएबल था, इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स नहीं थे। अब इसके लिए ही मैं क्या करती हूँ, कमेंट करते हैं और हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का कंसेप्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में अगर मैंने ओबीजे पास कर दिया, अभी मैं OBJ2 को यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको कमेंट करती हूँ। अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ओके, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट1 की वैल्यू के एट्रीब्यूट को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उसको लॉक कराती हूँ, अब आप देखो क्या होगा। अब चूंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड से इसको फ्रीज कर दिया था, तो इसके अंदर के जो वेरिएबल्स थे वो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो हमने जब इसको असाइन करने की कोशिश की तो ये एरर जरूर इसने यहाँ पर थ्रो नहीं करी है ऑनलाइन कंपाइलर में, बट आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट OBJ1 की वैल्यू क्या है, वही जो पहले थी वो चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। तो ये डिफरेंस हुआ। किसी और पूरे ऑब्जेक्ट को फ्रीज आप इस तरीके से कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर कांस्टेंट रखना है तब आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। जब मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया था तो इसने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज नहीं करने दिया था, इसके एट्रीब्यूट को चेंज करने दिया था। बट अगर मैं सारे एट्रीब्यूट को कांस्टेंट रखना चाहती हूँ तो मुझे उसको ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना होगा इस तरीके से। उसके बाद मैं कितना भी चेंज करूँगी इस ऑब्जेक्ट में वो चेंज नहीं होगा और ये पूरे ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ होंगे, जो कि आप इसके आउटपुट में देख रहे हो। ठीक है, अब मैं आती हूँ अगले टॉपिक पर, दैट इज़ टेम्पलेट लिटरल्स। ये ES6 में नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम अब उसी का एग्जांपल, इसको हटा देती हूँ, उसी का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स को हम स्ट्रिंग लिटरल्स भी बोल सकते हैं। तो देखो आप, मैंने क्या किया यहाँ पर, एक वेरिएबल लिया p। अब मैं चाहती हूँ इस वेरिएबल को एक्सेस करना, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिटरल या टेम्पलेट लिटरल की बात आती है, मैं आपको ऊपर बताती हूँ। यहाँ पर हम बैक टिक ऑपरेटर का करैक्टर का यूज़ करेंगे। ये बैक टिक करैक्टर है आपका। उसके अलावा हम डॉलर का यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। तो अब ये देखते हैं हम उनका यूज़ कैसे करते हैं। console.log using template literals। इसको हम अब करेंगे, देखो आप, बैक टिक करैक्टर का यूज़ किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं डॉलर का साइन यूज़ करूँगी और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मैं p। तो इन 3 करैक्टर की हेल्प से हमने टेम्पलेट लिटरल से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। तो ये एक सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग लिटरल या टेम्पलेट लिटरल को एक्सेस करने का, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। रीडेबिलिटी पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है अपना इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शंस, IIF। ये क्या होते हैं इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शंस? इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो जैसे ही डिफाइन हुए हैं तुरंत कॉल हो रहे हैं। मतलब एज सुन एज दे आर कॉल्ड, एज सुन एज दे आर डिक्लेयर्ड। सपोज आई एम राइटिंग ए फंक्शन हेयर, फंक्शन फन, उसका मैंने नाम ले दिया। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम भी लूँ क्योंकि मैं उसको इमीडिएट इन्वोक कर रही हूँ। अब आप देखना, ये जैसे ही डिक्लेयर हो रहा है, जैसे इसकी डेफिनेशन दी है तुरंत ये कॉल हो जाएगा। ओके, अब इसको कॉल करने के लिए दो हमें मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, दो सिंटैक्स हैं इसके। एक तो इसका हमें लेक्सिकल स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। लेक्सिकल स्कोप में कैसे डिफाइन करूँगी, इसको एक ब्रैकेट में लेके, और कॉल करने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये दो ब्रैकेट्स। अब हम इसको कॉल करेंगे तो आप इसका आउटपुट देखो, IIF कॉल्ड। तो ये फंक्शन तुरंत कॉल होते हैं जैसे इनको डिफ़ाइन किया जाता है। इनका कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स है, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो इनका पहला सिंटैक्स कि मुझे लेक्सिकल स्कोप डिफ़ाइन करना है, दूसरा मुझे कॉल करने के लिए दो ब्रैकेट्स। ऑब्वियसली बात है, आप किसी मेथड को कॉल करते हो विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रैकेट्स यू कॉल ना। तो सिमिलर वे आई एम यूजिंग टू डिफाइन इमीडिएट इन्वोक फंक्शंस। वन मोर थिंग, मैं कोई वेरिएबल भी यहाँ पर ले सकती हूँ, उसको मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करूँगी। यहाँ पर भी बैकटिक करैक्टर डॉलर
और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ। बताइए आउटपुट क्या आएगा? नहीं आएगा आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने करली सॉरी सेमी कॉलन का हमने यहाँ यूज़ नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर ये इशू था। अब आप देखो इसने IIF कॉल्ड, उसके बाद में नेम उसने वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं था, जिसकी वजह से इमीडिएट इन्वोक फंक्शन ने एरर थ्रो किया था आपको। अच्छा एक चीज़ और, अगर इस टाइप के फंक्शंस को नाम देने की भी क्या ज़रूरत है? नाम से तो मैं कॉल करती, अगर मैंने नाम नहीं दिया है तब भी ये फंक्शन प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि नाम का यूज़ मैं कर ही नहीं रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने इसको डिफ़ाइन किया तुरंत मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो इसको नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर अभी आपका ये नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन का सिंटैक्स लिखा था, मैं यहाँ पर एरो ऑपरेटर यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। बट ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि एरो ऑपरेटर में मुझे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ और ये फंक्शन इमीडिएट इन्वोक हो जाएगा। तो पहले हमने ट्रेडिशनल सिंटैक्स यूज़ किया था फंक्शन डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर मैंने एरो ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, तो ये दोनों केस में वर्क करेगा अपना। तो ये आपने देखा, जैसे ये डिफाइन हुआ वैसे इसको कॉल कर लिया, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। तो अगर आपको इन सारे पॉइंट्स में किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।